तो ये कुछ फैक्ट है, ध्यान रखना। चलिए 61 देखिए, नज़्म उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है? ये रचना है दारा सिकोह की। दारा सिकोह किसका पुत्र था? शाहजहाँ का, है ना, शाहजहाँ का पुत्र था। और इनकी मम्मी कौन थी? मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु अकबर। लघु अकबर किसे बोला जाता था? इन्हीं को बोला जाता था, ठीक है, दारा सिकोह को। और ये बात किसने बोली थी? लेन पूल ने। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये फैक्ट पूछा जाता है। लेन पूल नामक एक व्यक्ति था, इसी ने लघु अकबर बोला था दारा सिकोह को। और ये जो रचना है इन्हीं की है, नज़्म उल बहरीन। चलिए 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज तुगलक से संबंधित नहीं है? तुगलक वंश यानी दिल्ली डायनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है। और दिल्ली डायनेस्टी में हम लोग कितनी डायनेस्टीज पढ़ते हैं? 5 डायनेस्टी पढ़ते हैं। पहली कौन सी एक्टिव थी? स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, फिर सैयद डायनेस्टी आती है, फिर लास्ट में लोधी डायनेस्टी आती है। यही होता है ना सीक्वेंस, जिसमें से सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी डायनेस्टी का था, सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक डायनेस्टी का था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है फिरोज तुगलक की। लोक निर्माण विभाग यानी PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, सही है। सिंचाई पर कर लगाना, बिल्कुल ठीक है, फिरोज तुगलक का ये काम था। सैनिकों को नगद वेतन प्रारंभ करना, ये काम फिरोज तुगलक का नहीं था, ये अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है। ये खिलजी वंश की देन थी। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाना, ये भी फिरोज तुगलक का काम था, ठीक है। यहाँ पे बताइए कौन सा संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस वंश का समय था 1320 से 1413, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ जो थी ना इस काल में बड़ी एक्सेलरेट हुई थी, और उसका कारण था यही सब फैक्ट्रीज, इरीगेटेड कैनाल्स इन्होंने फैसिलिटेट किया था बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। एग्रीकल्चर के लिए काम किया था, अर्बनाइजेशन के लिए बहुत काम किया था, अर्बन सेंटर्स, स्कूल, मॉस्क, ये सब पब्लिक बिल्डिंग वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपेंड किया गया था, ठीक है। और फाउंडर किसको माना जाता है तुगलक वंश का? गयासुद्दीन तुगलक को, जिसे गाजी मलिक भी बोलते थे। इसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक आ जाते हैं, फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं, है ना। ये तीसरे नंबर के शासक हुआ करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेट बिल्डर, है ना, दिल्ली सल्तनत में ग्रेट बिल्डर किसे बोला जाता था, किसे लगाओगे? अभी आपने देखा है ना, फिरोज शाह तुगलक। हिंदी में ऐसे पूछा जा सकता है कि महान निर्माणकर्ता की उपाधि किसे दी गई थी, तो लगा देना फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि कुछ अचीवमेंट हम लोगों को देखना पड़ेगा इनकी। देखिए ग्रेट बिल्डर इनको क्यों बोला जा रहा है, कुछ चीज़ें देखिए जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, दीवाने खैरात। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ क्योंकि यार क्वेश्चन तो आते ही हैं। दीवाने खैरात ये किसकी रचना थी? रचना नहीं, ये रचना नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ये था बेसिकली क्या, ये ऑफिस फॉर चैरिटी था, है ना। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं दीवाने बंदगान। सारी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। दीवाने बंदगान, ये क्या था दीवाने बंदगान? ये गुलामों का डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। तो ये भी ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा कराई गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तीसरा इसने काम कराया था रेस्ट हाउस, है ना। रेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा यहाँ पे संख्या में इसने बनवाए थे, लेकिन रेस्ट हाउस को बोलते क्या थे? सराय, ठीक है, सराय। तो ये भी इन्हीं का काम था। तो जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, वो इन रेस्ट हाउस में या फिर सराइज में वो अपना बेनिफिट लेते थे और यहीं पे स्टे करते थे। एक इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट इनकी क्या थी? इन्होंने 4 टाउन का निर्माण कराया था। एक था फिरोजाबाद, है ना, फिरोजाबाद। दूसरा बताइए? फतेहाबाद, फतेहाबाद। तीसरा टाउन था जौनपुर, ठीक है, ये जौनपुर। और चौथा टाउन था हिसार। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। बाकी कैनाल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, इन्होंने कैनाल्स का बहुत ज़्यादा निर्माण कराया था एग्रीकल्चर के लिए, इरीगेशन के लिए। टैक्स जो इनके द्वारा इम्पोज किए गए थे, इसमें हम लोग पढ़ते हैं खराज, ठीक है, एक खराज टैक्स पढ़ते हैं, एक जकात टैक्स पढ़ते हैं, है ना, एक पढ़ते हैं खम। बताइए खराज क्या था? ये ज़मीन पर लगने वाला टैक्स था, ठीक है। 1/10 हिस्सा ज़मीन से जो भी उपज होती थी उसका 1/10 ये टैक्स के रूप में लगता था खराज के नाम से। जकात क्या था? ये जकात ये मुस्लिम से संबंधित टैक्स हुआ करता था और 2.5% देना होता था, ठीक है। इसी तरह एक टैक्स खम हुआ करता था। और बाकी टैक्सेस में आप लोग देख रहे हैं अभी इरीगेशन टैक्स, गार्डन टैक्स, है ना, ये तो क्वेश्चन में ही पूछा है, हो जाएगा सारी चीज़ें। चलिए 63 देखें अब। किस सूफी संत को अनल हक, मैं इसको इरेज करूँ पहले, किस सूफी संत को अनल हक मैं सत्य या ईश्वर हूँ की घोषणा करने के कारण मृत्यु दंड दिया गया था? इस बात के लिए मृत्यु दंड दिया गया था मंसूर बिन हल्लाज को, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 देखें, 64 में है, किस मध्यकालीन शासक ने बूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण करवाया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये काम करवाया था जैनुल आबदीन ने, है ना। जम्मू कश्मीर का अकबर जो था इन्हीं को बोला जाता था। इनका टाइम हुआ करता था 1420 से 1470, और कश्मीर का सुल्तान या फिर कश्मीर का अकबर के नाम से भी ये जाने जाते थे। चलिए 65 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, दोनों बातें ठीक है। कारण में देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांटकर रखती थी। ये बात प्रूव करेंगे? कुछ एग्जाम्पल दीजिए कमेंट करके, ठीक है। आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है।
सोशल रिफॉर्म वाला चैप्टर उठा लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तमाम सोशल रिफॉर्मर्स हम लोग पढ़ते रहते हैं, उनके काम पढ़ते रहते हैं। 66 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? स्टार्ट किया गया था 1920 में मराठी भाषा में। ठीक है, एक चीज़ हम लोग को क्वेश्चन से पता चला कि मूक नायक है क्या, ये समाचार पत्र है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक, चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। 67 है, अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे। यूरोपियन का जब हम लोग आगमन पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं सीक्वेंस, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, इसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिस, ये डेनमार्क यानी, और लास्ट में फिर फ्रांसीसी। तो यहाँ पे पहली बात तो सही लिखी है ना, फिर अंग्रेज डच के बाद आए थे। ठीक है, डच के बाद आए थे, यहाँ पे दिख रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी, ये बात भी सही है। अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी, और डच डच इंडिया जो कंपनी थी, इसकी स्थापना 1602 में की गई थी। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखें कितना 68 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? इस वायसराय का नाम था लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं, पहले कौन आया था? पहले आया था लॉर्ड लिट्टन। इनका कार्यकाल देखना जरूरी है, वैसे क्वेश्चंस में डिस्कस करते रहते हैं। पहले भी 1876 ना, 1876 से 1880 तक रहा था। ठीक है, 1880 के बाद फिर लॉर्ड रिपन आ जाते हैं, ये लॉर्ड रिपन आ जाते हैं, और ये कब तक रहते हैं? 1884 तक, और इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड डफरिन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। इसी के काल में ये प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था, लिट्टन के काल में। और अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन में उन्होंने बता ही दिया है, सर रिचर्ड स्ट्रेची। तो ये फैक्ट भी याद रखना है, सर रिचर्ड स्ट्रेची। हो जाएगा। चलिए 69 देखें, वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है। इनका नाम था बहराम जी मालावारी। 1908 सेवा सदन, मार्क कीजिए इसको। देखें 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया था? पहली बात तो यही थी कि असहयोग आंदोलन खुद फेल हो गया था, है ना, चौरी चौरा कांड के बाद। 12 फरवरी 1922 ये घटना होती है चौरी चौरा की, और यहाँ पे असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने रिजाइन किया था। बिपिन चंद्रपाल ने, एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, यहाँ पे तीनों सही हैं। फिर 1 जनवरी की घटना आप लोग जानते होंगे, है ना, 1 जनवरी 1923 यहाँ पे क्या हुआ था? एक पार्टी का गठन किया गया था, इसको फिर महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया था इस मूवमेंट को, इस वजह से स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और इससे संबंधित हम लोग 2 नाम पढ़ते हैं, है ना, एक तो सी आर दास और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू। चलिए 71 देखें, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? इस सभा का जो पहला सेशन था, इसको चेयर किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी सहजानंद। ये जो एन जी रंगा लिखा हुआ है, इनका भी नाम जुड़ा हुआ है इसी सेशन से, ये महासचिव हुआ करते थे। ठीक है, महासचिव। देखें 72, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का गठन, बताइए गठन कब किया गया था? 1927 में। आया कब था? 1928 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तो हम लोग पढ़ते हैं ना, 1930, 31 और 32, यही पढ़ते हैं। तो ये दूसरा वाला कब हुआ था? 1931 में हुआ था। जलियांवाला, ये जो मासेकर हुआ, ये हुआ था 1919 में, 1919 में। तो आसान है, ये तो मिला लेना। ठीक है, सबसे पहले 1919 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। इनको मिलाते रहना, ज़रूरत नहीं है। चलिए 73 देखें। 73 है पुस्तक और उनके लेखक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखें, सही मैच है। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष साहब की ये पुस्तक हुआ करती थी। ठीक है, और इंडियन फिलॉसफी को डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा था, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, अलेक्जेंडर डफ ने नहीं। ठीक है, ये गलत है। ये क्या लिखा? द रिडल्स इन हिंदुइज्म, बी आर अम्बेडकर, ये भी सही है। ये सेपरेटली याद रखना, सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था। अलेक्जेंडर डफ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, इसका नाम है इंडिया एंड इंडियन मिशन। ठीक, चलिए 74 देखें, निम्न में से किस भारतीय नेता ने पार्लियामेंट्री सुधारों को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? इस एक्ट का ये जो रिफॉर्म थे, इनको तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि ये रिफॉर्म ना होकर क्या थे, ये डिफॉर्म थे, है ना, डिफॉर्मेशन करने वाली इसमें प्रोविजन थे। रिफॉर्म वाले बहुत कम थे। इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रिफॉर्म वाली बात करते हैं, बेसिकली क्या था, ये सेपरेट इलेक्टोरल की बात करता है ना, ये जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी इस रिफॉर्म के अनुसार मुस्लिम्स के लिए। और लेटर एज में जो इसके रिजल्ट दिखे, वो रिजल्ट हमें किस रूप में दिखे? हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये खाई बन गई, है ना। तो देन तो यही था पृथक निर्वाचन, ये जो इन्होंने पार्लियामेंट्री सुधारों में दिया। तो ये बहुत बेकार रिफॉर्म किया गया था एक तरीके से, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन
फॉर मुस्लिम्स जो था, और ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसमें हेल्प की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, इंग्लैंड जाके हेल्प की थी। देखें 75 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग में सम्मिलित नहीं है? सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं। थ्योरी पहले देखिए, थ्योरी में लिखा है एक्सपेंडिचर टैक्स, है ना, पहला व्यय कर है एक्सपेंडिचर टैक्स, ये एन कलदार। ठीक है, ये सही मैच। जीरो बेस बजटिंग के जो प्रीपाउंडर थे पीटर पायर थे। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत यानी कंपनसेटरी फिजिकल प्रिंसिपल की जो थ्योरी थी, इनको इनको इसका प्रतिपादन किया गया था जॉन मैनार्ड कीन्स के द्वारा। ठीक है, हम लोग कीन्स पढ़ते हैं, कीन्स के नाम से अक्सर पढ़ते हैं, तो ये कीन्स यहाँ पे राइट आंसर है, एडल्फ वेगनन नहीं है, ये गलत है। और टोबिन टैक्स है, टोबिन टैक्स ये जेम्स टोबिन के द्वारा। सही मैच है, गलत कौन सा हो गया यहाँ पे? सी ऑप्शन गलत हो गया। देखें 76 निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? मॉनेटरी पॉलिसी, इसको फॉर्म कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करता है, ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग दो तरीके के टूल्स पढ़ते थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पुरानी टेस्ट सीरीज देखी यार, तो कुछ यहाँ पे क्लियर होगा आप लोगों को, क्योंकि बार बार डिटेलिंग करना सेम चीज़ को टाइम किल करता है ना। तो चैनल प्लेलिस्ट पे जो भी टेस्ट सीरीज पड़ी हैं 2021 की हों, चाहे वो 2022 की हों, चाहे वो 2023 की हों, ठीक है, चाहे वो यूपी पीसीएस की हों या फिर आरओ की हों, सारी देख डालो। ठीक है, सारे जीएस के क्वेश्चन देख डालो, जो करंट अफेयर्स के उनको स्किप कर दो। जीएस के फैक्ट जो हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये तो आप सीख ही जाएंगे, फिर तो आराम से मजे मजे से निकल ही जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो CRR लिखा है, रेपो रेट लिखा है, PSL लिखा है, और OMOs जो लिखा है, खुले बाजार की क्रियाएं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन लिखा है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान, ये क्वालिटेटिव टूल होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखें 77 वसूली या फिर अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। पहले इन दोनों के बारे में समझना पड़ेगा, एक तो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और दूसरा मूल्य यहाँ पे वसूली मूल्य यहाँ पे लिखा है। तो देखो MSP के बारे में तो जानते हैं, घोषणा कौन करती है? सरकार करती है ना, सरकार करती है। रिकमेंड कौन करता है? CACP, एक संस्था है ना, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो रिकमेंड इस संस्था के द्वारा किया जाता है, और घोषणा की जाती है अंतिम रूप से सरकार के द्वारा। और ये घोषणा कब की जाती है? बुवाई से पहले ही हो जाती है। ठीक है, बुवाई से पहले ही की जाती है। अगर रेट गिर रहे हैं मार्केट में अनाज के, है ना, तो सरकार किसान का जो ये अनाज है इनको MSP पर खरीद लेती है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? बुवाई के पहले, ठीक है, MSP की घोषणा की जाती है। जबकि ये जो वसूली मूल है, ये बुवाई के बाद घोषणा की जाती है, बुवाई के बाद। यही आपको दो की पॉइंट याद रखना। तो ये जो वसूली मूल्य जो बुवाई के बाद घोषणा की जा रही है, ये या तो MSP के बराबर होता है या फिर ग्रेटर देन MSP होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, कम नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। देखें 78 किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में GDP में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा? सर्विस सेक्टर तो ग्रोइंग नेचर का है ना, तो यहाँ पे टर्सरी सेक्टर हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखें 79 पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस SDG से है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल कितने हैं? 17 है ना, और इनके सब गोल्स कितने हैं? 169 है, ये सब गोल्स हैं। और इनको अचीव करने का टारगेट कब तक का है? 2030 तक का। ठीक है, 2030 तक। ये लॉन्च कब किए गए थे? 2015 से 2030 के लिए हैं ये। इससे पहले, बिफोर 2015 से पहले MDG चलते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो अब इनका कोई सीन नहीं रहा, अब जो एक्टिव है SDGs हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है, SDG की, और पूरा 1 से लेकर 17 तक एक नज़र डाल लीजिए। क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे इसमें, तो इस टेस्ट सीरीज में पूछा है पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन का संबंध SDG 12 से है। ठीक है, 12 से। आप लोग सब एक बार देखें, 1 2 3 4 से लेकर 17 तक, कई बार पढ़े हैं, कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बार फिर से देख लेंगे तो याद आ जाएगा। देखें 80 मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष बताएं। मुद्रा, ये लोन की स्कीम थी ना ये, यानी आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लोन मिल जाता है मुद्रा स्कीम के तहत। और 3 कैटेगरी हैं यहाँ पे, शिशु, किशोर और तरुण। सब में लोन की अमाउंट अलग अलग है। शिशु स्कीम के तहत यहाँ पे 50,000 तक लोन मिल जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक मिल जाता है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। ये अमाउंट एक बार पूछा गया था, ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा था UPPCS ने, तो ध्यान रखना। खैर पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर न्यूज यूज में रहता है तो वो फिर से पूछने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर। यहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 और 16 में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15। फाइनेंशियल ईयर ये था 15-16। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 81 देखिए, अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध बताएं। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 में, और इन्होंने रिकमेंड किया था ये जो डायरेक्ट टैक्स लॉज हैं, इनको रिप्लेस कर देना चाहिए डायरेक्ट टैक्स कोड से। ठीक है, लॉज को कोड से यहाँ पे ये कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। थोड़ी सी मेहनत करना, ये डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है थोड़ा गूगल कर लेना। ठीक, देखें 82 संगठन और स्थापना वर्ष बताइए। IDBI
फैक्चुअल क्वेश्चन है, IDBI की स्थापना 1964, दिख रहा है ना यहाँ पे, पीछे वाटर मार्क बहुत ज़्यादा हार्ड है। IFCI 1948, IDFC 1996 और 97। देखो सबसे आसान यहाँ पे ICI, इसको मतलब इसको तो पता ही होना चाहिए, IDBI पता होना चाहिए, ICICI पता होना चाहिए। ये 1995 की बात नहीं है, इसकी स्थापना की गई थी 1955 में, ठीक है, 1955 में, तो यही ऑप्शन गलत मैच है। देखें 83, बैंकिंग के संदर्भ में लैब से क्या संबंधित है, फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल। लैब का मतलब बताइए। लैब का मतलब है लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, बी ऑप्शन। देखें 84, बर्गसन मापदंड क्या है। देखिए एक प्रोफेसर थे बर्गसन के नाम से, इन्होंने अपने लेख में, इनका एक लेख था रिफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो इसी लेख में इन्होंने इस मेजरमेंट को दिया है, इस मापदंड के बारे में बताया है। तो ये रिलेटेड हो जाएगा कल्याण अर्थशास्त्र से, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से, बी ऑप्शन राइट है। देखें 85 इस तरफ है। बताएं जल्दी से, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। तो यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, क्रेडिट को कंट्रोल कर पाना ये पॉसिबल हो पाता है क्वालिटेटिव टूल्स के द्वारा, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैं फिर से कहूँगा यार कि पुरानी टेस्ट सीरीज को देखें आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमी का टेस्ट पेपर था उसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे तो समय के चलते थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। देखें 86, देखें यहाँ पे क्या पूछा है, कोर क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। 8 कोर कंपनी पढ़ते रहते हो यार, है ना, कितने सालों से पढ़ रहे हो, बड़े हो गए पढ़ते पढ़ते। 8 कोर कंपनी जल्दी से बता दीजिए। बेसिकली 8 कोर सेक्टर इसे बोला जाता है, ठीक है, 8 कोर सेक्टर। देखें ये जो 8 कोर सेक्टर है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक, स्टील यानी इस्पात, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर सेक्टर होते हैं। इनमें वेटेज भी पूछा जाता है कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, किसका कम है। तो ये आपका होमवर्क है, बताइएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा नहीं है, कोयला एवं उर्वरक 8 कोर सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। रसायन नहीं देखा आपने, केमिकल नहीं देखा नाट में, है ना, तो बी ऑप्शन को हटा दीजिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट है, कच्चा तेल, सीमेंट भी है, तो यहाँ पे केवल 2 को हटा दीजिए, जो शामिल नहीं किया जाता है। देखें 87, निम्नलिखित पर विचार करें, अदरक, हल्दी, लिली और प्याज उपरोक्त में से कौन सा रूपांतरित तने के उदाहरण है। ये अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है, रूपांतरित तना है। अदरक भी रूपांतरित तना है, ठीक है, हल्दी भी रूपांतरित तना है, लिली भी है और प्याज भी है। चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, चारों ही एग्जाम्पल्स मॉडिफाइड स्टेम के हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसमें आप और भी एग्जाम्पल्स को जोड़ सकते हैं, जैसे आलू को जोड़ सकते हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम है। और एग्जाम्पल्स आप शुगर केन को जोड़ सकते हैं, ठीक है, शुगर केन। और एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे अदरक तो हो ही गया, यहाँ पे लहसुन को भी जोड़ लीजिए, ठीक है, लहसुन। और बाकी चीज़ें हल्दी, लिली, प्याज देख ही रहे हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। देखें 88, देखें यहाँ पे क्या है, उपरोक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है, थैलाफाइट, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। साइंस को भैया बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है, साइंस को बढ़िया से करके जाना, अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है साइंस का। तो इनको घटना चक्र से एक एक क्वेश्चन बढ़िया से तैयार कर लेना, तीनों साइंस के, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। कोशिश करना कि बायोलॉजी को थोड़ा ठीक से करो। देखिए यहाँ पे एक एक करके सीखते हैं, इनके बारे में सीखते हैं, है क्या। थैलोफाइटा से आप लोग क्या समझते हैं, एक शब्द होता है थैलस, ठीक है, इसी से ये बना है। थैलस का मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसमें। जैसे ये रूट में डिवाइड नहीं होते हैं, स्टेम्स में डिवाइड नहीं होते हैं, लीव्स में डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो रूट और स्टेम और पत्तियों में डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हैं एलगी का, है ना, एलगी जो है ये थैलाफाइट समूह का ये एक स्पीसीज होती है। एलगी को क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं ना, तो शैवाल थैलाफाइटा ग्रुप का ये स्पीसीज है। शैवाल को आप देखते होंगे तो इसमें ऐसा थोड़ी ना कि इसमें रूट आपको अलग दिख रही हो, स्टेम अलग दिख रहा हो, तना अलग दिख रहा हो, पत्तियां अलग दिख रही हो, ऐसा आप कैटेगराइज कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी कैटेगरी होती है ब्रायोफाइटा की, ठीक है, क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा है। अब यहाँ पे आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ लेना है। जैसे आपने पहले का जो एग्जांपल देखा वो शैवाल देखा, इसमें ना तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं रूट का, स्टेम का और पत्तियों का, लेकिन ब्रायोफाइटा में आपको कुछ कुछ हद तक ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है मोसास, ठीक है, जो इसके आगे लिखा हुआ है ये सही मैच है। और तीसरा ग्रुप है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये है, ये प्योर आप जो देखते हो ना कि रूट अलग दिख रही है, स्टेम अलग दिख रहा है और पत्तियां अलग दिख रही हैं, ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं ऐसे प्लांट्स, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल फर्न है, फर्न है, इसके आगे भी फर्न ही लिखा है, तो ये भी करेक्ट है। और आपने जो शैवाल पढ़ा था एग्जाम्पल थैलोफाइटा ग्रुप का, एक एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा भी होता है, ठीक है। मैं इमेज लगाने की कोशिश करूंगा तो आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियर होगा, ठीक। तो यहाँ पे तीनों सही मैच हैं, इनके बारे में कुछ कुछ सीखा ना, तो ध्यान रखना ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ आपने देखा तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो ये याद होते नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 89 देखें,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? प्रोटीन की फैक्ट्री केंद्रक की खोज। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है ना, 1886 में खोज की गई थी अल्टमैन के द्वारा। सही है। बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री, ये राइजोसोम होता है, ये भी सही है। ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो सारी बातें यहाँ पे सही हैं। ठीक है, सारी बातें सही हैं। देखें 90, बाजार में ईएनओ के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है। ईएनओ यानी ये इनो की बात कर रहे हैं ना, और इसको हम लोग यूज भी करते हैं। एसिडिटी अगर फील होती है पेट में तो इसको पीते हैं, गैस अगर बन रही है पेट में तो तब भी इसका यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना इसका। देखिए केमिकल ये जो फॉर्मूला ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको बस इतना ही जानिए कि एंटासिड ये जो है ये मैग्नीशियम एल्बा है। मैग्नीशियम एल्बा, वैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला भी। ठीक है, MgOH, जैसे फिटकरी का पढ़ते थे ना, उतना ही लंबा है इसका भी फॉर्मूला। MgCO3 × 3H2O। Mg यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसके साथ H2O के ये 3 हिस्से, ये इनो है। फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ठीक, मैग्नीशियम एल्बा ये ध्यान रखना, बस मैग्नीशियम का कंटेंट इसमें है। देखिए 91, निद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है? इसको हम लोग पढ़ते हैं सीसी मक्खी, है ना। ये बीमारी होती है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, और इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी क्या है? ये परजीवी है। चलिए 92, सीटी स्कैन या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। एक्सरेज हो जाएगा। ये सीटी स्कैन का यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा है तो ये भी ध्यान रखना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखिए 93, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसी को पकड़ लीजिए सबसे पहले, वाशिंग सोडा को और बेकिंग सोडा को। बेकिंग में क्या पढ़ते हैं? बेकिंग यानी जो खाने वाला सोडा है उसमें बाई भी होता है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये जो बाई लिखा है ये बेकिंग का होता है, ये खाने वाला सोडा है, वाशिंग नहीं है। बाई को हटाना पड़ेगा तब वाशिंग बनेगा, तो ये गलत मैच है। बाकी सब सही मैच है। देख लीजिए, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एप्सम साल्ट ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, नीलत होता है कॉपर सल्फेट होता है। सारी बातें सही हैं डी को छोड़ के। देखिए 94, निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य रूप में टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है? टेफ्लॉन समझते हैं ना, ये हाई डिग्री ऑफ बैकलाइट होता है और इससे नॉन स्टिक जो खाने बनाने वाले बर्तन होते हैं ये भी बनते हैं। इसका जो फार्मूला होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन पार्ट आपको याद रखना है कि वाटर प्रूफ फैब्रिक जो होता है इससे बनाया जाता है, और नॉन स्टिक कुकवेयर जो है ये इन्हीं सबसे बनाया जाता है। ठीक है, सर्जिकल डिवाइस में भी यूज होता है। और सबसे कॉमन जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो है फ्राइंग पैन, है ना। अंडा आमलेट खाते हो ना, फ्राइंग पैन में बनाते होगे। चलिए देखें 95, देखें मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या फिर विकृति का पूर्णता सही पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है MRI, है ना। आजकल तो अगर हॉस्पिटल जा रहे हो और कुछ सीरियस हेल्थ इशू है तो भैया MRI तो आपको कराना ही कराना है, और इसी में आपके आराम से 5,000 रुपये मस्त मज़े से खर्च होता है। और अगर बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो 15,000 लग जाता है। MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखें संस्थान देखें और स्थल देखें। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आगरा में है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, अलग से भी पूछा गया है। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है ये कहाँ पे है? ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में, नई दिल्ली में नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो गलत मैच था। पॉज कर लेना वीडियो को। देखिए 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सही सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा यहाँ पे? कलाई की जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, कलाई की हड्डी को क्या बोलते हैं? कॉर्पल्स बोलते हैं। ठीक है, कलाई की। और हथेली की हड्डियों की बात करें तो ये मेटा कॉर्पल्स होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कलाई हो गया। ठीक है, और हथेली, हथेली की जो हड्डी है इसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स। दूसरा है उपास्थि के चारों ओर, उपास्थि यानी ये जो कार्टिलेज होते हैं, उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? ये पेरिकॉन्ड्रियम बोलता है। इसको मैं यहाँ पे लिखा है, इसका तो रूट वर्ड पेरी ही होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिंक कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं आता हो तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे पेरी फेरी होता है तो पेरी फेरी में जो पेरी है वो क्या शो कर रहा है? चारों तरफ ना। उसी तरह पेरीमीटर होता है क्या ना, मैथ्स में पढ़ते हो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का क्या मतलब? चारों तरफ। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, इसका पूरा नाम है पेरिकॉन्ड्रियम। मतलब यहाँ पे इससे पहले पेरी भी लिखा होना चाहिए था, ये गलत है भी ऑप्शन। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को स्टर्नम बोलते हैं, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है स्टर्नम। रिब्स जो हैं व्यक्ति की के जो रिब्स हैं, रिब्स को जोड़ने वाली जो हड्डी है उसे बोलते हैं स्टर्नम। ठीक,
तो यहाँ पे गलत हो गया था बी ऑप्शन। कर लेंगे। चलिए 98 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? यकृत के काम बताइए। यकृत यानी लीवर, ठीक है। लीवर से संबंधित एक बहुत खतरनाक रोग होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। बी तो तब भी ठीक है, अगर सी स्टेज में पहुंचता है हेपेटाइटिस तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। और ये सारे रोग जो होते हैं ये वायरल डिसीज हैं, ठीक है। वायरस वायरस से होते हैं। खासतौर से हो क्या जाता है इसमें, आपका लीवर जो है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सूजन हो जाती है। तो करना क्या है आपको, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। दारू सारू नहीं पीनी है। किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक है, खून निकलना स्टार्ट हुआ, तो खून का जमना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खून नहीं जमेगा, खून का थक्का नहीं अगर बनेगा तो फिर खून तो निकलता ही रहेगा बॉडी में। तो ये खून का जो थक्का बना रहा है, ये कौन सी प्रोटीन बना रही है? ये फाइब्रोनोजेन बना रही है, ठीक है। ये जो इस नाम से प्रोटीन है फाइब्रोनोजेन, ये काम कर रही है। इसका काम क्या है? खून का थक्का बनाना। और इसका प्रोडक्शन करता है लीवर, ठीक है। तो बी ऑप्शन में जो लिखा है ये तो यकृत का काम है। पहले ऑप्शन में लिखा है हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी ये क्या करता है, क्या? लीवर। और हेपेरिन का काम बिल्कुल उल्टा है फाइब्रोनोजेन से। फाइब्रोनोजेन क्या कर रहा था? ये खून का थक्का जमाता है, ठीक है, चोट लगने पर। और हेपेरिन क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर खून जम ना जाए, है ना, वो लिक्विड स्टेट में रहे। तो ये हेपेरिन का काम होता है। तो पहली बात भी सही है यकृत के बारे में। शरीर के ताप को बनाए रखना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है लीवर के बारे में, ठीक है। डी ऑप्शन में लिखा है वसाओं का इमल्सीकरण करना, ये बात गलत है, ठीक है। वसाओं का इमल्सीकरण करना ये काम होता है पित्ताशय का। पित्ताशय, पित्ताशय को बोलते हैं इंग्लिश में गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर। तो ये बात यकृत के बारे में ठीक नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए 99 निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में नहीं पाया जाता है? जठर रस यानी ये गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस। और इसका फंक्शन क्या है? पचाना, है ना, पाचन। और इसको रिलीज कौन करता है, कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है? स्टमक करता है। स्टमक, स्टमक यानी आमाशय। इतना क्लियर है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये पाचक रस है, इस रस में कुछ केमिकल पाए जाते हैं, वो आपको याद रखना है। एक तो पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एंजाइम पाया जाता है रेनिन, ठीक है, रेनिन। और तीसरा एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। यही आपसे पूछा है कि ये कौन सा नहीं है ऑप्शंस में। रेनिन है, पेप्सिन भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। ट्रिप्सिन नहीं है। ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है? ट्रिप्सिन को रिलीज करने वाला ऑर्गन अग्नाशय होता है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्रिप्सिन को सीक्रेट करने वाला जो ऑर्गन है ये है पैनक्रियाज, इंग्लिश में बोलते हैं अग्नाशय। क्लियर है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जठर रस में क्या नहीं पाया जाता है? ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। चलिए 100वां देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? जीन जो है, जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है। और दूसरी बात है RNA में पाया जाता है। तो पहली बात तो सही लिखी है कि जेनेटिक फंक्शन की जो बेसिक यूनिट है वो जीन होती है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? ये कुछ मात्रा में DNA में मिलता है ना, RNA में नहीं। दूसरी बात गलत है, यहाँ पे गलत बताना था तो केवल हो जाएगा 2। जैसे जैसे लिखा है वैसे पढ़ते जाइए और यहाँ फिगर बनाते जाइए, ठीक है। आंसर आपको सामने दिख जाएगा। रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पूर्व की ओर चला दिया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़ना है, ठीक है, पूर्व की ओर मुड़ दिया और 2 किलोमीटर चला दिया। अंतिम बार वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ तक तो 5 हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो 5 है। और 5 के बाद फिर 4 और बचा 9 किलोमीटर के लिए। तो ये 4 होगी, टोटल होगी 9। अब यहाँ पे आ गया ये। अब बताना स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसको ये पॉइंट दे दिया। और अभी जो स्थिति इसकी है ये बी पर है। तो ये डिस्टेंस बता दीजिए कितनी है। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी? ये डिस्टेंस 3 है, ठीक है, और ये 4 है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 4 अगर रहता है डिस्टेंस तो 5 ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस लगाओगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। ये √25 तो बाहर आएगा तो ये 5 बन जाएगा, ठीक। तो ये डिस्टेंस होगी 5। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखें 102, किसी निश्चित कूट भाषा में 15789 को ये चीज़ लिखा है और ये 4346 नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे एडिट कर दे रहा हूँ। ये 4 की जगह 2 है, ठीक है, 2346 है। यहाँ पे दोबारा लिख ले रहा हूँ 15789, ये है XTZL और 2346 है NPSU, इसी की वैल्यू दी है। उसी कूट भाषा में 23549 को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, यहाँ से छटनी कर लीजिए। 2 का मतलब क्या है? N है, ठीक, तो यहाँ पे N आ जाएगा पहले। 3 का मतलब क्या है? P है, तो P आ जाएगा। और 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब आप यहाँ से देख लीजिए, 5 का मतलब T है, सेकंड लेटर ना, तो NPT निकल के आ गया। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है?
4 का मतलब देख लीजिए, 4 का मतलब आपको यहाँ से दिख जाएगा, 4 का मतलब यहाँ पे एस है, तो NPTS हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। देखिए 103, 7 से 14 बनाया, 18 से 40 बनाया, 40 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, इसी तरीके से आपको देखना है सीक्वेंस। ठीक, देखिए 7 से 18 कैसे बन रहा, इन्होंने 2 में गुणा किया और 4 जोड़ दिया, ये 18 हो गया। ठीक है, वही चीज़ अगर 18 में सेटिस्फाई कर रही है तो ये लॉजिक ठीक रहेगा, यानी 18 इंटू 2 प्लस 4 होना चाहिए 40 के बराबर, तो 18 दूनी 36 प्लस 4 है 40 हो गया, यानी ये ठीक है लॉजिक। तो अब आगे कंटिन्यू कर दीजिए इसी को, 40 इंटू 2 प्लस 4, 4 तो सब में जोड़ना ही है। ठीक है, तो ये 40 दूनी 80 हो गया और 84 हो गया, यहाँ पे आएगा 84। तो ये भी चेक कर लेना फिर 84 से 172 बन रहा कि नहीं, 84 इंटू 2 प्लस 4, ये 172 होता है। ठीक, 172 हो जाएगा, यानी ये लॉजिक सही है, करेक्ट आंसर है 84। देखें 104, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार 3 लिखते हैं, तो ये तो काउंट करके देख लो, लिख के देख लो, आंसर निकल जाएगा। शुरुआत कर दीजिए, तो पहले 3 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, 13 के बाद फिर 23 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, है ना। फिर 31-32 वाली पूरी सीरीज रहेगी, 31-32 है ना, तो 39 तक रहेगा। फिर यहाँ पे 43 आ जाएगा, फिर 53 आ जाएगा, फिर 63 आ जाएगा, फिर 73 आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 93 आ जाएगा, यही रहेगा ना। और तो कोई संख्या है नहीं जिसमें 3 है, तो काउंट कर लीजिए, ये टोटल हो जाएंगी 20, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, काउंट कर लीजिए, 20 आ जाएगा। देखिए 105, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण करें। देखिए सीरीज को ठीक से ऑब्जर्व किया करो तो आपको कुछ हद तक यहाँ पे हिंट मिल जाएगी। जैसे पहला लेटर है, दूसरे लेटर के साथ अगर आप लॉजिक निकालेंगे तो थोड़ा हो सकता है कठिन हो जाए, है ना, मिसमैच करे, लॉजिक बैठे ना ठीक से। लेकिन एक को 3 के साथ अगर मिलाएंगे, है ना, यानी पहला लेटर है, इसको तीसरे के साथ मिलाओ, फिर इसको इसी तरीके से, ठीक है, तो ये लॉजिक थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। जैसे पहले मैं यहाँ पे 3 से 6 बनाया, इंटू 2 कर दिया, फिर 6 से 18 बना तो इंटू 3 कर दिया, 18 में फिर 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 4 से करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन देखिए 2 3 4 5 ऐसे ही रहेगा, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 वाली सीरीज, ये जो सेकंड और फोर्थ है ना, 4 से 6 ये वाला जो सीरीज है इसको देख लीजिए, यहाँ पे इंटू 4 किया, फिर यहाँ पे इंटू 5 किया, तो ये लॉजिक सही है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 का गुणा करेंगे 6 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 चौक 24, 240। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह तो 72 यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर ही लिए। देखें 106, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दोगुनी है। 2 पुत्रों की आयु, ठीक है, हमने कुछ मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पिता की आयु हो जाएगी दोगुनी, यानी 2x हो जाएगी। अभी कह रहे हैं 20 वर्ष बाद पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। 20 वर्ष बाद, तो अभी कितनी है, 2x है, 20 वर्ष बाद यानी 20 हमने जोड़ दिया, तो ये पिता की आयु 20 साल बाद दोनों पुत्रों की आयु के बराबर हो जाएगी, ये कह रहे हैं। तो पुत्रों की आयु अभी तो x है, दोनों पुत्रों की आयु है, 20 वर्ष और जोड़ना है, तो 20 तो दोनों में जोड़ोगे ना, 2 पुत्र हैं, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए x की वैल्यू। तो ये x प्लस 40 हो गया, x इस तरफ ले आए तो 1x बचा, 20 को उस तरफ ले गए तो 20 बचा, x की वैल्यू यानी 20 आई है। अब निकालना क्या है, पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिता की वर्तमान आयु 2x थी, x की वैल्यू 20 है, तो 2x हो जाएगा 40। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 107 देखें, 107 में यहाँ पे सार्थक क्रम बताएं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो अराइवल होगा, है ना, आगमन होगा, इसके बाद फिर शुरू होगा परिचय, है ना, आगमन के बाद। परिचय के बाद जिस टॉपिक के लिए या फिर जिस मैटर के लिए, जिस अफेयर्स के लिए जुड़े होंगे लोग, उसकी प्रस्तुति की जाएगी। ठीक है, प्रस्तुति करने के बाद डिबेट चलेगी, यानी चर्चा होगी, चर्चा करने के बाद फिर फाइनल कंक्लूजन रहेगा, संस्तुति रहेगी, रिकमेंडेशंस रहेंगी, यही रहेगा ना सीक्वेंस। तो ये सब मिलाते रहना आप। ठीक है, चलिए 108 देखें, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अगर पहले ऑड नंबर देखें या फिर प्राइम नंबर देखें या फिर इवन नंबर देखें, यही देखते हैं सबसे पहले हम लोग। 298, ठीक है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, लेकिन बाकी तो इवन नंबर नहीं है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, इवन और ऑड का लॉजिक यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कभी कभी बेतुक वाले जो लॉजिक होते हैं ना, वो फिर लगाने होते हैं। जैसे 398 लिखा हुआ है यहाँ पे, 398, तो यहाँ पे जो अंक लिखे हैं सभी को जोड़ दो, तो 3 और 9 कितना होता है, 12, 12 8 20 हो जाएगा। ठीक, इसका योग कितना हो रहा है, 8 + 8 + 5, 8 दूनी 16, ये 21 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 6 + 9 + 6, ये 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21 हो रहा। और ये कितना, 5 + 7 + 9, 7 5 12, 12 और 9 21। देखिए तो ये 21 है, ये 21 है, ये 21 है, ये 20 आ रहा, यानी ये गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यही सबसे भिन्न हुआ, भिन्न बताना था। 109 है, निम्नलिखित समूह में कौन सा इनमें इसमें नहीं है। आँख है, दांत है, कान है और ठुड्डी है। यहाँ पे बता रहे हैं, ठुड्डी समझ रहे हैं ना, ठुड्डी यानी चिन्ह। आँख का काम क्या है, देखना है, दांत का काम यहाँ पे च्युइंग करना है, चबाना है, कान का काम सुनना है। ठुड्डी का कोई स्पेशल वर्क नहीं है, है ना,
तो यहाँ पे सबसे भिन्न डी ऑप्शन हो गया। देखें 110, ए बी से अमीर है, ठीक है, अमीर की जगह हमने बोल लिया कि ये बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा हो गया। सी ए से अमीर है, यानी सी जो है ए से भी बड़ा है, ठीक है, इतना बन गया। आगे लिखा है डी सी से अमीर है, ठीक है, डी को सबसे आगे बिठा दिए। फिर कह रहे हैं ई सबसे ज़्यादा अमीर है, तो भैया ई को भी हमने सबसे आगे कर दिया। अब क्या है, अगर सभी को क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा, तो सी हो गया ना मध्य में। अब इससे आसान तो नहीं पूछेगा यार। चलिए 111 देखें। देखें 111, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, चौथा दिन क्या बता रहे हैं ये, शनिवार है, ठीक, तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा स्थान होगा। तो पहले 26 तक चलते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 5 घटाएंगे। तो चौथे तक तो हमें पता है 4 तारीख को क्या है, यहाँ पे शनिवार है। फिर इसके बाद अगर 7 जोड़ेंगे इसमें तो 11 को भी शनिवार रहेगा, यही ना। 11 में 7 और जोड़ दीजिए तो 18 को भी शनिवार रहेगा। फिर 7 जोड़िए तो ये 25 आ जाएगा, यानी 25 को भी शनिवार रहेगा। तो 26 को कौन सा दिन हो गया, 26 को हो गया संडे, है ना, संडे। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए लास्ट वाली लाइन, 5 दिन पहले बताना है, 26 से 5 दिन पहले। तो 26 से 5 दिन पहले दिन हुआ 21वां, और 18वां दिन था शनिवार, तो 19वां दिन हो गया संडे, 20वां दिन हो गया मंडे, 21वां दिन हो गया ट्यूसडे, है ना, यानी मंगलवार। भी ऑप्शन सही है। 112 है, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया। चाप जो पी क्यू है इसकी लंबाई बताइए। देखिए वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है, वृत्त का पेरीमीटर यानी ये चीज़, इसकी लंबाई कितनी होती है, रिंग की लंबाई 2 पाई आर होती है। और ये बोलना 6 बराबर भागों में बांटा है, तो पूरे की लंबाई 2 पाई आर है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए तो एक हिस्से की आ जाएगी, है ना, पाई आर बटे 3 आ जाएगा। लेकिन उत्तर देख रहे हैं पाई के फॉर्म में है, यानी आपको ये जो पी क्यू की अभी लंबाई आई है, ये पी क्यू की लंबाई आई ना इतनी एक हिस्से की, तो एक हिस्सा हमने पी क्यू ही मान लिया, तो ये पाई आर बटे 3 आर के फॉर्म में आ रही है, तो आर को हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक वैल्यू दे रखी है क्षेत्रफल की, ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। और ये बोल रहे हैं 36 पाई के बराबर है, पाई आर स्क्वायर 36 पाई के बराबर है, पाई से पाई कट गया, आर बराबर 6 आ गया, है ना। तो आर बराबर 6 यहाँ रख दीजिए, पाई इंटू आर की जगह 6 रखा, 3 से 6 काट दिया 2, आंसर हो गया 2 पाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए 113 देखें क्या लिखा है यहाँ पे। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, ठीक है, भाई केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। 50 अंक वो पा रहा है और 4 अंकों से वो फेल हो जा रहा है, इसका मतलब है चंगुन चाहिए थे, है ना, चंगुन पास हो जाता अगर वो 4 नंबर और ले आता। इसका मतलब है कि ये जो चंगुन नंबर है ये 45% अंक के बराबर है, यही बोल रहा है ना, 45% के बराबर है चंगुन। तो अब तो आसान हो गया, 45% जब चंगुन के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये चंगुन बटे 45 इंटू 100 हो जाएगा। यही हुआ ना। अब इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो कर लोगे ना यार। ये 5 से काट दीजिए, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, ठीक है, 9 छक्के चौवन, 6 इंटू 20 120, यानी 100% जो मार्क्स हैं वो 120 के बराबर हैं। भी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 114 देखें। 114 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी का अध्यक्ष कौन होता है। ये फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इनके चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलिए फाइनेंस कमीशन किस में, 280 में। चलिए जल्दी से बताइए 266 और 267, ये दोनों आर्टिकल जल्दी कमेंट करके बताइए। 115 देखें। डब्ल्यू रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा। ये तो भाई किस तरह का क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, है ना, रटना पड़ेगा। तो रट ही लीजिए, क्या कर सकते हैं, 5 भागों में बांटा है। 116 देखें। निम्न में से किस एक का महत्व मीठी क्रांति से, बताइए भाई। मीठी क्रांति हो जाएगा हनी प्रोडक्शन से, शहद उत्पादन से। 117 में पूछा गया है पूसा रूबी निम्न में से किस एक की उत्तम किस्म है। पूसा रूबी ये किस्म है टमाटर की। यहाँ पे 2 किस्में और हैं, इनका भी ध्यान रखिए नाम, अर्का विकास और पूसा अरली। अर्का विकास और पूसा अरली ये भी टमाटर की किस्म है, ठीक है। चलिए 118 देखें। वर्ष 2011 की सेंसस उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि 20.2% रही। डिकेडल ग्रोथ कितनी रही उत्तर प्रदेश की 2011 से 2021 के बीच में, बताइए। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिकेडल ग्रोथ उत्तर प्रदेश की 20.2% है, ठीक है, ये डिकेडल ग्रोथ होगी। दूसरी बात है 2011 के सेंसस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि, ठीक है। अब ये पूछ रहे कि डिकेडल ग्रोथ ठीक है ऑन एन एवरेज उत्तर प्रदेश की 20.2% है। सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट की डिकेडल ग्रोथ रही, तो ये जीवी नगर है। ये बात भी सही है, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। सेंसस अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है यार, 4-5 क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं पढ़ के गए तो। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें 119 भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। टाइम क्या था? 1961 से 1966 की। यहाँ पे एक कमीशन की और स्थापना की गई थी 1965 में, याद रखें, ये पूछा जाता है, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। कृषि कीमत आयोग 1965। लेकिन अब क्या चल रहा है? अब तो CACP चल रहा है ना। बताइए कमेंट करके, CACP की स्थापना कब हुई थी, जो रिकमेंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह जो है, ये सब समझ रहे होंगे। 120 देखा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? कैश क्रॉप कौन सी नहीं है? गन्ना कैश क्रॉप है, रबर भी कैश क्रॉप है, तंबाकू भी कैश क्रॉप है, ठीक है, लेकिन सोयाबीन कैश क्रॉप नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। कैश क्रॉप समझते हैं ना? कैश क्रॉप का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको प्लांट ही इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें और प्रॉफिट को मेक कर सकें, ठीक है, प्रॉफिट बना सकें। देखिए 121, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। देखिए इस टेस्ट में सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको मई मंथ के मिलेंगे, ठीक। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापना यहाँ पे किए जाने की घोषणा की गई जबलपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 122 भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन करुणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक चक्रवात आया था मोचा, है ना, कहाँ पे? म्यांमार में। इसी से प्रभावित लोगों की सहायता करना पर्पस था ऑपरेशन करुणा का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। म्यांमार भी याद रखना, और ये चक्रवात जो आया था इसका नाम भी याद रखना, मोचा। सिंपल यही पूछ लेगा, मोचा नाम का चक्रवात कहाँ पे अफेक्ट किया था। 123 निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेसिक है, ठीक है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट है एक, है ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ईयर बताइए जल्दी से। 2002 पढ़ते हैं ना हम लोग, 1972 पढ़ते हैं, 1980 पढ़ते हैं, 1986 पढ़ते हैं, ठीक है। 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, 1980 में फॉरेस्ट एक्ट होता है, और 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ठीक। और 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट। 124 से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? ये सम्मान है पपुआ न्यू गिनी का, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी ने सम्मानित किया नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से। 125 से पनडुब्बी बागसीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। P75 याद आ रहा है? प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? सबमरीन से संबंधित है ना, पनडुब्बी से संबंधित है। इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है करंट अफेयर्स में भी। इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से सबसे अंतिम वाली जो है, 6वीं जो है, उसका नाम है बागसीर। यानी ये यहाँ पे लिखा है जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है 6 नंबर की, ठीक है। और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। ये बात भी सही है, यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा था, ठीक है, तो असत्य पूछा था तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें भी। ध्यान नहीं दिया और आंसर सी पे टिक लगा दिया मेरी तरह तो गलत हो जाएगा आते हुए भी क्वेश्चन। अब जल्दी से बताइए, जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत पनडुब्बियाँ हैं 6, ये 6 कौन कौन सी हैं? पहली कलवरी पढ़ते हैं, दूसरी खांदेरी पढ़ते हैं, फिर करंज पढ़ते हैं ना, INS करंज, फिर चौथे नंबर की बेला थी, ये सीक्वेंस से याद रखना है। और 5वें नंबर की बागीर है, ठीक है, बागीर। और 6वें नंबर की आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन में, बागसीर। हो जाएगा। चलिए देखें 126, 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये ग्लोबल लेवल पर जो सुपर कंप्यूटर का सम्मेलन हुआ है ये जर्मनी में हुआ है, ठीक है, हैम्बर्ग में। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। चलिए 127, निम्नलिखित में से कौन तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए? तुर्की समझ रहे हैं ना, तुर्की का नया नाम है अब तुर्की, और राष्ट्रपति वही हैं जो पिछली बार भी थे, एर्दोगन, है ना, रेसेप ताइप एर्दोगन। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 128 है, किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई? भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखिए 129, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित ये सित्तवे पोर्ट के बारे में पूछा है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सित्तवे पोर्ट पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आगवानी की गई। सिंपल यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपसे कि ये सित्तवे पोर्ट जो है वो किस देश का है? ये म्यांमार का है, ठीक है। 130 है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया गया, इसका क्या नाम है? शुभंकर यानी मस्कट, इसका नाम है जीतू, ठीक है। ये जीतू किसको बोला जा रहा है? बारहसिंगा को, ठीक है, बारहसिंगा। चलिए 131, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से संबंधित यहाँ पे बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज का। दोनों फैक्ट याद रखना है आपको। यह पुरस्कार टाइम सेल्टर, ठीक है, टाइम सेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया, और लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है, गोस्पोडिनोव। 132 में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित की गई। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? देखिए, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं जो है मिड 2023, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ये ऑप्शन सही है।
133 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ सब है ना, गुजरात में द्वारका में तटीय पुलिस अकादमी। चलिए ठीक है। 134 देखें। 134 है G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? आयोजन किया गया हिरोशिमा में, जापान में। ठीक है। देखिए 135 प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना। दीपिका पादुकोण करेक्ट आंसर है। ठीक है, दीपिका पादुकोण। 136 दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोट चेक इन असिस्टेंस का अनावरण किया गया। अब जो पैसेंजर आते हैं उनको चेक कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है। ये अनावरण किया गया है, बताइए जल्दी से। 136 सारा, इसका नाम है सारा। रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है, यानी रोबोट का नाम सारा है। और कहाँ पे किया गया इसका अनावरण? दुबई में, एयरलाइन एमिरेट्स। 137 किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किया गया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ईरान में किया गया। देखें 138 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो। आर्टिकल 239 AA। ठीक है, आर्टिकल 239 ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 69 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1991 में, इसके तहत जोड़ा गया था। और इसके तहत क्या किया गया था? NCR है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्रिएट किया गया था। 139 देखें, संयुक्त नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40। टाइगर शार्क कैसा अभ्यास है? ये नवल एक्सरसाइज है। का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? देखो शार्क से तो समझ लोगे कि ये नवल एक्सरसाइज है, एक फैक्ट तो क्लियर है। और कौन कौन से देश इसमें शामिल है? तो ये होता है बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और USA के बीच में होता है। 140 देखें, ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? UK। ठीक है, लंदन में। ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तो ठीक है साहब लोग, टेस्ट नंबर 5 हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लिए। टेस्ट नंबर 6 में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश किया कीजिए।